कि अमीन पटवारी का कंप्लीट पैकेज हम 10 जुलाई से लेकर आने वाले हैं, जहां पर आपको इसका सारा सिलेबस मात्र 1499 रुपये में 50% डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है, जो डिस्काउंट रहेगा 10 जुलाई से उपलब्ध। ठीक है, लिमिटेड लोगों के लिए है, मतलब 100 लोगों के लिए ये ऑफर रहेगा। जो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उनको इस ऑफर का लाभ मिलेगा। तो अभी ये कोर्स अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, ध्यान देंगे। ये जो कोर्स है वो कहाँ पर आएगा, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में देखना चाहते हैं, जिनके पास आईफोन वगैरह है, वो web.ajaysahuonlineclasses.com यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कोर्स आपको नहीं दिखेगा, ध्यान देंगे 10 जुलाई से ये कोर्स आपको दिखेगा। इससे पहले मैंने कहा था कि यूट्यूब में डेमो वगैरह भी आपको मैं देने जा रहा हूँ, तो आज का जो क्लास है वो आप डेमो के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का क्लास। आज हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, या फिर वर्ण तथा ध्वनि विचार के नाम से भी हम इसको जानते हैं, कहीं कहीं वर्णमाला लिखा होता है। ये सब कुछ क्या है बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ण क्या है। ठीक है, अगर हम किसी भी भाषा की संरचना की दृष्टि से देखें तो जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नहीं आया समझ में? चलिए मैं और डिटेल से समझाता हूं। जैसे कि एक वाक्य ही समझते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है, संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस वाक्य है। ठीक है, अब वाक्य को हम तोड़ेंगे तो ये शब्दों में टूटेगा। जैसे दृष्टि एक शब्द है, संरचना एक शब्द है। और अगर हम शब्दों को भी तोड़ते हैं, है ना, जैसे कि यहां पर इकाई लिखा है तो ये ई क, और इसमें अ भी लगा है ना, और ई, इस तरीके से हम इसको तोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सबसे छोटी जो इकाई है यही वह वर्ण है ना, जिसको हम सामान्य भाषा में अक्षर कहते हैं। तो वर्ण क्या है, ध्वनि का मूल रूप है। वास्तव में वर्ण क्या है, ध्वनि का मूल रूप है। जैसे आपने सुना होगा ना, अ आ ई ऊ, ये क्या है, हम बोल रहे हैं तो किसके माध्यम से आप तक पहुंच रही, ध्वनि। लेकिन ध्वनि को अगर आपको अ कहूं तो आप उसको कैसे समझेंगे, देखकर, है ना। देखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह तो चाहिए ना। तो ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह है, मूल रूप है, जिसका खंड करना संभव नहीं है, मतलब जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे इकाई को हमने तोड़ दिया, लेकिन ई को हम और नहीं तोड़ सकते। समझ आया आपको? तो ये होता है क्या, ये होता है आपका ध्वनि, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं। वास्तव में वर्ण क्या है, ध्वनि को प्रदर्शित करने का एक प्रतीक है, ध्वनि का मूल रूप है। इस चीज को आप समझिए, है ना। तो इसका खंड करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे अ हो गया, आ ई क। देखिए यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क में हलंत लगा हुआ है ना। ये जो क है इसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे, क हलंत लगा दिया इसमें, और अ, तो ये जो क जिसमें हलंत लगा हुआ है ये है वर्ण, इसको और नहीं तोड़ सकते, है ना। इसको पूरे डिटेल से देखेंगे कि क्या वर्ण का कॉन्सेप्ट है, स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं, इसमें हलंत कैसे लगा, पूरे डिटेल से देखेंगे। तो आपको समझना है कि अगर स्वर में देखेंगे आ ई, तो वो तो आपका वर्ण है। लेकिन अगर आप व्यंजन में देखेंगे जैसे क, तो उसमें हलंत लगा होना चाहिए, तब हम उसको वर्ण मानते हैं। यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, देखिए न में हलंत लगा हुआ है, मा में हलंत लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सार्थक ध्वनियों का लिखित या चिन्हित रूप है। सार्थक ध्वनि होना चाहिए। जैसे आप जम्हाई ले रहे हैं, छींक ले रहे हैं, तो वो कोई सार्थक ध्वनि है क्या? नहीं है। उसको आप प्रदर्शित कैसे करोगे, है ना। तो सार्थक ध्वनि का जो भाषा की जो सार्थक ध्वनि का लिखित रूप है वो होता है आपका वर्ड, है ना। जैसे कि मैं च कह रहा हूँ, अ कह रहा हूँ, तो अ एक सार्थक ध्वनि है। अ को मैं लिख सकता हूँ। अपना नाम ही जैसे मैं अजय बोल रहा हूँ तो मैं इसको लिख पा रहा हूँ, है ना। तो किसके माध्यम से लिख पा रहा हूँ? वर्णों के माध्यम से लिख पा रहा हूँ। तो वर्ण भाषा की सार्थक ध्वनियों का लिखित या चिन्हित रूप है। वर्ण साकार होते हैं और इन्हें लिखा या फिर देखा जा सकता है, जबकि जो ध्वनि होता है वो अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब जिसको हम लिख नहीं सकते और देख नहीं सकते, ध्वनि को हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। ध्वनि भाषा का वह मौलिक और सूक्ष्मतम तत्व है जिसे हम सुनते हैं।
यह वायु मार्ग के कंपन और वायु के प्रवाह से उत्पन्न होती है। ध्वनि क्या होती है? अमूर्त होती है और उसे केवल सुना जा सकता है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है? वर्ण हमारे काम का चीज है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तो मूल रूप है भाषा का, लेकिन वर्ण के माध्यम से हम उसको समझते हैं। वो उसका ध्वनि अमूर्त है तो वर्ण मूर्त है। वर्ण को हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर देख लीजिए ध्वनि और वर्ण में। ध्वनि श्रव्य सुनाई देने वाला है, वर्ण दृश्य लिखने पढ़ने के योग्य होता है। ध्वनि भाषा की मौलिक इकाई है और भाषा का लिखित इकाई जो है वो वर्ण है। इसे बोलने और सुनने में उपयोग किया जाता है, इसे लिखने और पढ़ने में हम उपयोग कर सकते हैं। ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन दोनों हो सकती हैं। ये भी, इसको भी हम इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जब हम जो कुछ बोलते हैं अथवा सुनते हैं वे अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती है। ध्वनियाँ ही वर्ण बनती हैं और वर्णों के मिलने से शब्द बनता है तथा शब्दों से वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे वर्ण से हम क्या बना सकते हैं? एक शब्द बना सकते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनता है। तो ये सब कुछ क्या है? ध्वनि से शुरू होता है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य इस तरीके से चलता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, राम शब्द में 4 मूल ध्वनियां हैं जिन्हें खंड नहीं किया जा सकता। और इसको हम वर्णों में कैसे लिख सकते हैं? इन ध्वनि को, राम को हम कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए 4 तरह के 4 वर्ण में तोड़ा गया है ना, तो राम को, तो र इसमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। और इसमें क्या जुड़ा है? आ की मात्रा जुड़ा है, तो ये स्वर हो गया। प्लस माँ, इसमें भी हलंत लगाएंगे और अ। तो 1, 2, 3 और 4, 4 वर्ण मिलकर राम जो शब्द है वो बना हुआ है। इस तरीके से वर्णों को आपको समझना है। वर्ण क्या है? जिसको हम और नहीं तोड़ सकते। देखिए राम शब्द को मैंने तोड़ दिया, लेकिन इसको आप और नहीं तोड़ सकते। इस तरीके से अगर आप हिंदी भाषा में देखेंगे तो कुल 52 वर्ण है। ठीक है, अलग अलग अगर आप देखेंगे, कहीं पे 44 लिखा हुआ है, कहीं पे 48 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ एग्जाम देना चाह रहे हैं, CGPSC, CG व्यापम की एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप 52 ही लिखेंगे। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा आगे, टोटल सब कुछ कैलकुलेशन करके भी दिखा दूंगा। और यहाँ पर जो आंसर लिया जाता है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 52 वर्ण है हिंदी भाषा में, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हमने समझ लिया वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ण का आप इमेज भी देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे है ना, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब देखते हैं लिपि क्या होता है। लिपि क्या होता है? भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्ह, जिसको हम क्या करते हैं? लिख पाते हैं। लिखित निर्धारित प्रतीक चिन्हों को सामूहिक रूप को हम लिपि कहते हैं। जैसे ये हिंदी का लिपि है। ठीक है, यही इसी से आप हिंदी लिखते हो ना, तो ये एक लिपि हो गया। हिंदी की लिपि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो हिंदी के लिपि का नाम है देवनागरी। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। देवनागरी बहुत सारी जो भाषाओं की लिपि है, जैसे संस्कृत भी आप देवनागरी में ही लिखते हैं, है ना। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। पंजाबी की लिपि अलग है, गुरुमुखी है। अंग्रेजी की लिपि है, जो हम ABCD लिखते हैं, वो क्या है? वो रोमन लिपि है। इस प्रकार से अलग अलग लिपि देखने को मिलता है। हमको क्या याद रखना है कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वर्णमाला क्या होता है। तो हमने वर्ण वर्ण समझ लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम और खंडित नहीं कर सकते। इन्हीं वर्णों को अगर हम एक व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, व्यवस्थित समूह का आकार देंगे, तो वो कहलाता है वर्णमाला। ध्यान देंगे, वर्णों के क्रमिक या व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। यह किसी भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यवस्थित करने का आधार है। ठीक है, देखिए इस तरीके से व्यवस्थित करके जो हम लिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा। जैसे इंग्लिश में हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, ABCD, हिंदी में भी हम वर्णमाला पढ़ते हैं। अ आ इ ई उ ऊ क ख ग घ अंगा, ये सब क्या है? वर्णमाला व्यवस्थित क्रम में हम पढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं, हम नहीं पढ़ते कि आ के बाद डायरेक्ट ई में पहुंच गए, है ना। आ के बाद आ है, ई है, तो एक व्यवस्थित क्रम में है। उसी व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में टोटल 52 वर्ण हैं और ये जो वर्ण है स्वर और व्यंजन में बटा हुआ है। किस तरीके से अगर आपको देखा जाए तो देखिए, जो मूल स्वर है वो कितने हैं टोटल, मूल व्यंजन है वो कितने हैं टोटल, ये भी आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मूल स्वर है वो 11 है। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, इसके बाद क्या है? री, ए,
ए और ओ और औ। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मूल स्वर की संख्या क्या है? 11 है। ठीक है, कहीं पर आपको 13 देखने को मिलेगा, कहीं पर मूल व्यंजन 35 देखने को मिलेगा। मैं आपको वो सब कुछ क्लियर करूंगा, बशर्ते आप ध्यान से सुनिए, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको ध्यान में रखना है। मूल स्वर हम क्या लेंगे? 11 लेंगे। इसमें दो अयोगवाह, अब आपने सुना होगा अम और अह, है ना, तो ये अयोगवाह होता है। क्या? अम और अह को हम अयोगवाह मानते हैं। ये दो अयोगवाह हो गया। तो जहाँ पर आपको कुछ 13 ऐसे कुछ देखने को मिलता है ना, उसमें अयोगवाह को भी काउंट कर लिया जाता है, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। मूल स्वर क्या है? टोटल हमको 11 याद रखना है। अयोगवाह क्या है? 2, अ और अम और अह, ठीक है। और मूल व्यंजन टोटल जो है वो 33 होता है। ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये टोटल 33 कैसे कैलकुलेट किया। अभी के लिए ध्यान रखो, टोटल 33 होता है। ठीक है, इस चार्ट को मैं स्पष्ट करूंगा। उसके बाद संयुक्त व्यंजन होता है 4, उत्क्षिप्त होता है आपका 2। इस तरीके से अगर आप टोटल निकालोगे तो 52 वर्ण, इस सबको टोटल कर लो, 52 वर्ण में आप वर्णमाला में जो है आपको 52 वर्ण मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल लिखा हुआ है, जैसे आपको कन्फ्यूजन होता है कि टोटल कितने स्वर है, व्यंजन है। तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, और पारंपरिक हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन ऐसे मानते हैं। लेकिन हम स्वर को कितना मानते हैं? हम यहाँ की CGPSC व्यापम के हिसाब से हम मानते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल में भी अगर आप आंसर लेंगे तो 11 ही लेंगे, और हम व्यंजन को मानते हैं 33। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब इसका पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ क्या है ना। पहले समझेंगे हम स्वर, उसके बाद हम समझेंगे व्यंजन, अयोगवाह क्या होता है, संयुक्त वर्ण क्या है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वर्ण, वॉवेल्स, ये क्या होता है। तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाता है। इसको हम स्वतंत्र रूप से लिख भी सकते हैं, उच्चारण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है स्वर। स्वर अन्य वर्णों के उच्चारण में भी सहायक होता है, इसको समझिए। देखिए स्वर क्या है, जैसे मैं अ लिख रहा हूं ना, तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते, स्वतंत्र रूप से बोल सक रहे हैं और स्वतंत्र रूप से इसको लिख सक रहे हैं। लेकिन ध्यान देंगे, अगर मैं माँ लिखूं तो ये वास्तव में बना कैसे है? माँ, इसमें हलंत लगा हुआ है ना, और अ, इस माँ को मैं स्वतंत्र रूप से नहीं लिख पाता, है ना, तो ये स्वर नहीं है। उसी तरीके से अगर ना देखूं तो ना को, ना इसमें हलंत लगा हुआ है प्लस अ, तो इस न को भी मैं स्वतंत्र रूप से नहीं लिख रहा हूँ, है ना, अ के साथ जोड़ के ये न लिख रहा हूँ, तो इसको मैं स्वतंत्र रूप से बोल लिख नहीं रहा हूँ, तो वो व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर, हम आ रहे हैं स्वर पे। स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो स्वर होता है। और जो मूल रूप स्वरों की जो टोटल संख्या है, स्वरों की कुल संख्या 11 है। अ आ, ई उ री, ए ओ और औ। अब स्वरों के भेद भी होते हैं, मतलब स्वरों के प्रकार। तो स्वर के प्रकार जैसे आपने सुना होगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, ये सब क्या है ना, इसको आपको समझना है। और पूछा भी जा सकता है कि बताइए निम्न में से, ऐसा कुछ भी पूछ देगा कि आ बताइए कौन सा स्वर है ना, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो स्वर के भेद, इसको दो तरीके से हम बांटते हैं। उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, है ना। अभी आप इसका नाम ध्यान रखेंगे, जस्ट अगले स्लाइड में इसका पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या हो गया, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ह्रस्व स्वर हो गया, लघु स्वर भी इसको हम बोलते हैं, जिसको हम मूल स्वर भी बोलते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये हो गया आपका ह्रस्व स्वर। ये जो स्वर है अपने आप में स्वरों में भी स्वतंत्रता होती है ना, ये अपने आप में स्वतंत्र। जैसे ये जो आ है, ये 2 अ और अ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ह्रस्व में आपको ध्यान रखना है कि अ, ई, उ और री, ये आपका ह्रस्व स्वर हो गया। इसके अलावा बाकी सब दीर्घ स्वर होगा, क्योंकि आ जो है 2 अ से बन के मिला है, और हम बोलेंगे भी तो आ ऐसे करके, है ना। बड़े आ की मात्रा ऐसे बोलते हो ना, तो बड़े आ क्यों बोल रहे हो? तो बड़े आ ऐसे बोल रहे हो ना, वही मतलब बड़ा मतलब दीर्घ है ना। ई, उ, इसके अलावा ए
ओ और ये सबको भी हम दीर्घ में मानते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक से ज़्यादा स्वरों से मिलकर ही बना है। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी नाम देखिए, उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 है, और उत्पत्ति के अनुसार मूल स्वर, संयुक्त स्वर 2 है ना। अब इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ है ये। उच्चारण या फिर मात्रा के आधार पर हमने देखा स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर को हम समझ लेते हैं, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे या फिर कम से कम लगे, ऐसा लिखा रहता है, एक मात्रा का समय लगे। इसको ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक। हम बढ़ते जाएंगे, एक के बाद दो पढ़ेंगे, दो के बाद तीन पढ़ेंगे, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ह्रस्व स्वर या फिर लघु स्वर किसको कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। कितना समय, एक मात्रा का समय लगे, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो कुल संख्या है वो है 4। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अ लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, उ लिखा हुआ है और री। तो ये जो 4 हैं, इसी को हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। देखिए अ और क्या हो गया, ई, उ और री। इसके उच्चारण में सबसे कम समय आपको लगेगा। आ बोलेंगे तो ज़्यादा समय लग रहा है ना, आ बोलेंगे मतलब 2 मात्रा का समय लग रहा है ना। तो 1 मात्रा का समय लग रहा है, सबसे कम समय लग रहा है, ऐसा स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अलावा ये 4 आपने तो ध्यान रख लिया कि इसको हम मूल कर कह दिए, ह्रस्व कर दिए। इसके अलावा टोटल 11 में से कितने बच गए, 7 बच गए। तो वो बाकी 7 को आप दीर्घ स्वर मान लीजिए, है ना। पढ़ते हैं दीर्घ स्वर क्या है। उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना, 2 गुना समय लगता है, मतलब 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि आ हो गया, ई, उ, ए, ओ और ओ। ये जो सातों है, इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी एक को भी ध्यान में रखेंगे ना तो बाकी को हटाएंगे तो वो दीर्घ स्वर बन जाएगा। जैसे कि अगर ह्रस्व को याद रहेगा, दीर्घ ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला है प्लुत स्वर। ये क्या होता है, ये यहाँ पर आप देखेंगे उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना का समय लगता है ना। 3 मात्रा का समय इसमें लगता है। इसमें 1 मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का समय, और इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। जब हम इसको बोलते हैं तो अत्यधिक लंबी ध्वनि हम खींचते हैं। जैसे कि ओम, ओम आप सिंपली नहीं बोलेंगे, ओम ऐसे करके बोलेंगे, है ना। आप कोई मंत्र भी पढ़ेंगे, ओम नमः शिवाय भी करेंगे तो ओम नमः शिवाय। तो ये जो ओम है, जिसको हम बहुत ज़्यादा खींचते हैं, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वर की टोटल कितने भेद हैं, मूल स्वर और आपका हो गया संधि स्वर। संधि स्वर को भी हम 2 तरीके से बांटते हैं, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। इसको हम चर्चा करेंगे। तो मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर में आपका ह्रस्व स्वर वाला ही ध्यान रख लेना, है ना। जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं हुआ है, जो ओरिजिनल है ना, किसी और से मिलकर नहीं बना, समझ लीजिए, वो मूल हो गया। अ, ई, उ और री, ठीक है। बाकी को आप इसके अलावा जो 7 हो गए ना, 7 बच गए, उसमें से आपको ध्यान रखना है कि संधि स्वर के अंतर्गत आता है। संधि का मतलब जो 2 से मिलकर बना है। संधि मतलब क्या होता है, जोड़ के बनाना, है ना। तो अब इसको 2 तरीके से हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। एक तो हो गया संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब जो हो गया 2 अलग अलग स्वरों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 2 अलग अलग स्वरों से। दीर्घ क्या है, जो एक ही स्वर के मेल से बना होता है। जिस दीर्घ को पहले समझाया था आपको, आ, ये अ और अ, है ना। देखेंगे अ और अ एक ही स्वर है ना, ये अ और अ क्या है, एक ही स्वर है, एक ही स्वर से मिला है। ई और ई, 2 एक स्वर से मिलके ई बन गया। 2 और उ, 2 मिलके क्या बन गया, बड़े ऊ बन गया। तो इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, जो एक ही तरीके के स्वर वर्ण से मिलकर बना होता है। संयुक्त स्वर क्या हो गया, इसके अलावा जो बच गया वो संयुक्त हो गया। और ये जो होता है वो अलग अलग स्वरों के मेल से बनता है। जैसे अ और ई मिलके ए बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, संधि टॉपिक, वो सब में काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ और ए मिलके बन जाते हैं ए, अ और ओ मिलके ओ बनता है, आ और ओ मिलके अ बनता है। तो इस तरीके से 2 अलग अलग स्वरों के मेल से ये बन रहा है। तो ये हो गया संयुक्त स्वर, ठीक है। आगे होगा समझ, ये सब कुछ उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा री के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। री क्या है, वास्तव में री क्या है, री को हम स्वर ही मानते हैं। तो लेखन की दृष्टि से तो ये स्वर है, क्योंकि इसमें भी अन्य स्वरों की भांति मात्रा आता है। जैसे अ में ये मात्रा आता है, आ में ये मात्रा आता है, बड़े आ का मात्रा है ना, ई में ये वाला मात्रा आता है, और
जी मतलब छोटी ई की मात्रा ऐसे हो गया, बड़े की मात्रा हो गया, ऊ की मात्रा ये हो गया, छोटी ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, मतलब सब में मात्रा का साइन है ना। उसी तरीके से ई में, री में भी मात्रा का साइन, जैसे कि हम मातृ लिखते हैं तो मातृ, ये वाला जो री है ना वो यही तो री है। तो लेखन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या है, लेखन की दृष्टि से स्वर ही है क्योंकि इसमें मात्रा है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से हम इसको क्या कहते हैं, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन समझते हैं, क्योंकि इसको हम री ऐसे र में ई की मात्रा बुलाकर उच्चारित करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखने लायक है और उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बढ़ते हैं अयोग वाह को समझते हैं। अयोग वाह की संख्या होती है 2, अम और अह। अम को हम कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं हम विसर्ग। ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे। ठीक, हिंदी वर्णमाला में 2 अम और अह अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला के 2 ऐसे वर्णों को कहा जाता है जो ना तो पूर्ण स्वर है और न ही व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति में आते हैं। हिंदी में 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको हम स्वर भी नहीं मानते, व्यंजन भी नहीं मानते। तो ये जो 2 अयोगवाह है अम और अह, अम को हम अनुस्वार भी कहते हैं। ठीक, अनुस्वार इसलिए कहते हैं कि इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है ना। और अनुस्वार के संदर्भ में आप क्या याद रखेंगे, अनुस्वार नासिक्य ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक चिन्ह है जो स्वरों के साथ मिलकर उच्चारित होती है। इसकी ध्वनि जो है ध्वनि नाक से निकलती है। बिंदु लगाकर हम इसको चिन्हित करते हैं। अनुस्वार का उच्चारण पंचमा अक्षर 5वें व्यंजन के स्थान पर किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ तो ये जो बिंदी है ना वो वास्तव में अम मतलब अनुस्वार है। तो अनुस्वार को हम कैसे निरूपित करते हैं, ये जो डॉट है, बिंदु है, ये लिखकर निरूपित करते हैं। और ये जो अनुस्वार है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पंचमा अक्षर 5वें व्यंजन के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर पंचमा अक्षर हो गया अंगा, इया, न, म। यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, मैं जान रहा हूँ। अगले स्लाइड में चलते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, जब हम आगे थोड़ी देर में व्यंजन पढ़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन करके भी एक व्यंजन का प्रकार आता है। तो ये क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ऐसा आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये क वर्ण हो गया जिसमें क ख ग घ अंगा लिखा हुआ है। च वर्ण, इसका पूरा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझिए, है ना। च वर्ण लिखा हुआ है च छ ज झ इया। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से 5वें वर्ण का जितना भी यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, अंगा, इया, न और म, ये सब अनुस्वार है। तो याद रखेंगे हर वर्ग का जो 5वां अक्षर हो गया, वर्ण हो गया, उसको हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो हम मात्राओं में लगाते हैं अनुस्वार, वो किस तरीके से लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जो अनुस्वार है इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो चंबल। तो ये जो बिंदु है इसका मतलब क्या है, अधमा है, अधना है, ये है, क्या है। ठीक है, इतने सारे में कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दुविधा हो सकती है क्योंकि बिंदु हम लगाते हैं तो उसमें न भी छिपा हुआ है, उसमें म भी छुपा हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पर चंबल में तो म आपने हो सकता है गेस कर लिया हो, लेकिन गेस नहीं कर पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। 5, ठीक है, तो ये इस बिंदु में क्या छिपा हुआ है, इस चंबल में क्या छिपा है, गंगा। ठीक है, ये गंगा ऐसा होता है क्या, अधना है क्या, ये वाला बिंदु का मतलब। ठीक है, क्या है उस बिंदु का मतलब और किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है उसको लगाते हैं, ये आप समझिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप समझिए, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। जैसे कि इसका एक कॉन्सेप्ट है ना, गंगा। तो आप क्या देखेंगे,
अनुस्वार पंचमाक्षर के प्रयोग। पंचमाक्षर जिस अक्षर से पहले आता है अनुस्वार में लगे बिंदु उस वर्ग के दो अक्षर बाद वाला उपयोग होता है। जैसे कि ग, ग के गंगा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये देखेंगे कि इस बिंदु के बाद क्या कौन सा अक्षर है, ग अक्षर है। तो ग आप ढूंढेंगे कौन से जगह पर ग आता है ना। तो क ख ग घ अंगा, यहाँ पर ग आया हुआ है। ठीक है, तो जो गंगा है ना उसमें इस बिंदु का नंबर मतलब क्या होगा, ये वाला अनुस्वार है ना, ये अंगा जो है। तो इस तरीके से गंगा इस तरीके से लिखा जाता है। चंबल, चंबल इस बिंदु में क्या छिपा हुआ है, अंगा न या न या फिर न, क्या छिपा हुआ है। तो आप देखेंगे ब कहाँ पर है, इस है ना बिंदु जो लगा है उसके जस्ट बाद कौन सा वर्ण है उस पर ध्यान देंगे, ब है। तो ब ढूंढिए कहाँ पर है, देख लीजिए कहाँ पर है, प फ ब भ म, ये तो यहाँ पर ब है ना। तो जो भी शब्द आपको दिखेगा बिंदु के बाद वाले, जो भी आपको यहाँ पर शब्द नहीं वर्ण कहना चाहिए, वर्ण दिखेगा तो उस वर्ण कौन से वर्ग में आता है, उसी जिस भी वर्ग में वो आता है उसका अनुस्वार लगता है। तो यहाँ पर म लगेगा, है ना। तो इस तरीके से ये चंबल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं। तो 5 च आप ढूंढिए, यहाँ पे बिंदु के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो च यहाँ पर है तो ये यहाँ और लगेगा, है ना। ये इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये होता है पूरा अनुस्वार का कॉन्सेप्ट। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अह ये जो है विसर्ग, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह अयोगवाह वर्ग का ही हिस्सा है। अयोगवाह ही हम पढ़ रहे हैं ना, भूल तो नहीं गया, अम और अह दोनों अयोगवाह है। अब ये अह है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अह क्या होता है, विसर्ग ऐसा चिन्ह है जो हल्की ह जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। इस अह को हम क्या कहते हैं, विसर्ग ही कहते हैं, और हल्की ह जैसे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अतः, अतः लिखा हुआ है ना, तो हम क्या पुकार रहे हैं, अतः, इस तरीके से हम पुकार रहे हैं। तो हल्की जो ह है इस तरीके से ध्वनि उत्पन्न होता है यहाँ पर। यह शब्द के अंत में या फिर कभी कभी बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अतः, ये अंत में प्रयोग किया गया, शिवः, ये अंत में प्रयोग किया गया, दुख, है ना। तो यहाँ पर जो देखेंगे दुख कष्ट, तो यहाँ पर बीच में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसे चिन्हांकित करने के लिए देखिए इस तरीके से रूप में दर्शाया जाता है। यह हल्की फूंक जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः अगर आप बोल के देखेंगे ना विसर्ग को अह, तो हल्की फूंक जैसे ध्वनि निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विसर्ग। अब अगला है व्यंजन। स्वर हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं व्यंजन पर। क्या होता है व्यंजन, तो व्यंजन ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। हमने स्वर को देखा था कि स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन व्यंजन का हम नहीं कर सकते। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से लिया जाता है, उसी वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वर के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। ठीक है, जितने भी आप व्यंजन देख लो, क में देख लोगे तो क में भी अ छिपा हुआ है, इस क में हलंत लगा हुआ है ना। ख, इसमें भी अ छिपा हुआ ही है। तो ये है आपका व्यंजन, जिसको हम स्वतंत्र तरीके से उच्चारित नहीं करते, स्वरों की सहायता से हम उच्चारित करते हैं। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, परंतु व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। ठीक है, इस तरीके से कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 ही हम मानते हैं। कहीं कहीं पर 35 ले लिया जाता है, तो आपको 33 याद रखना है। व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया और ऊष्म व्यंजन हो गया। इस तरीके से 3 भेद हैं, इन तीनों का भी पूरे डिटेल में मतलब समझेंगे। तो स्पर्श व्यंजन कुल 25 है। जैसे क ख ग घ अंगा, ये सब जो पढ़ रहे थे ना, च छ ज झ, ये सब जो पढ़ रहे थे वो सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे 5 × 5 अगर आप करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अंतःस्थ ये 4 है। अंतःस्थ में क्या क्या आ जाता है आपका, य र ल व, ये सब अंतःस्थ में आ जाता है। और ऊष्म,
उष्म ये जो है देखिए अंतःस्थ क्या है, य र ल व, ये हो गया आपका चार। उष्म जो तीन प्रकार का श है ना, शक्कर का श, षटकोण के श, सरोता के श, ये जो तीन प्रकार के श है, और ह ये होता है उष्ण, है ना। तो ये हो गया चार टोटल। तो अंतःस्थ और उष्ण तो चार आसानी से दिख रहा है। यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन है, यहाँ पर आप देखेंगे क ख ग घ अंग च छ ज झ इ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच गुणित पाँच कितना हो गया 25। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, स्पर्श व्यंजन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, इसका ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, है ना। आपको कचट तप ये तो याद रखना ही है, ठीक है। कचट तप याद रखोगे, उसके बाद क ख ग घ अंगा, ये सब क से स्टार्ट हो रहा है तो क ख ग घ अंग याद हो जाएगा। च से स्टार्ट होगा तो च छ ज झ इया, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक जैसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद करने में, समझने में हेल्प होगा, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ जाएगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर में हर जगह हम बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं लगा सकते। जितना लगा सकते हैं, जितना दिमाग लगा सकते हैं वो मैंने लगाया ही ऑलरेडी, है ना। तो आप समझिए इस चीज़ को। पहला है स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के प्रकार में स्पर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से किसी भाग, जैसे कि होंठ, जीभ, दांत, तालु, गला, किसी भी भाग का स्पर्श होता है जब हम इसको उच्चारित करते हैं, ठीक है। कंठ के द्वारा करेंगे, मुख के द्वारा करेंगे, मुख के जो भाग है जैसे कि जीभ, दांत, तालु, इन सब का जो है हम स्पर्श करेंगे, इसलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। इसकी जो कुल संख्या है वो है 25। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हमने 5 वर्गों में बांटा है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ऐसे हमने 5 वर्गों में बांटा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। 5 वर्गों में बांटे हैं। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उसके प्रथम वर्ण के हिसाब से होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रथम जो वर्ण है इसमें क है तो इसको नाम दे दिया क वर्ग, च है तो इसको नाम दे दिया च वर्ग। तो संख्या है 25, 5 वर्गों में बांटा गया है। पांचवें को हम अनुस्वार नाम से भी जानते हैं। अब इसको याद कैसे, ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। एक तो आपको कचट तप याद रखना है, कचट तप, क च ट त प, ठीक है। कचट तप ये आपको याद रखना है। तो क से क वर्ग। अब क ख ग घ अंगा, क वर्ग का 5 हो गया। च से च छ ज झ इया, ट से आपका ट ठ ढ ण, व त से त थ द ध न, और प से हो गया प फ ब भ म, है ना। तो इस तरीके से एक कचट तप याद रखोगे। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना है, फिर ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अब कई बार पूछ दिया जाता है कि जो क वर्ग में जैसे आपकी ख वर्ण है ना, ख वर्ण का जो है उच्चारण जब हम करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कंठ लिखा हुआ है, तालव्य लिखा हुआ है, मूर्धन्य लिखा हुआ है। तो कंठ मतलब इसका जो उच्चारण है उसको हम कंठ के माध्यम से, है ना, गला के माध्यम से करते हैं। जैसे यह दंत लिखा है तो इसका उच्चारण दांत से करते हैं। ओष्ठ लिखा है तो इसका उच्चारण हम होठ से करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा फील भी उस चीज़ को कर सकते हो अगर आप पुकारोगे तो, लेकिन एग्जाम में आप उसको फील नहीं कर पाओगे, मैं जान रहा हूँ, भूल जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन लगेगा। ऐसा ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो आपको इसको कैसे याद रखना है, पहले तो कचट तप करके ये सब कुछ याद रख लेना है आपको, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। उसके बाद कौन सा ट्रिक आपको याद रखना है। देखिए अगर आप लड़के हो तो आप सबको पता होगा KTM ड्यूक बाइक, है ना। इसको छपरी बाइक भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो ये जो बाइक है यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। KTM ड्यूक का DU भी लिख ले या फिर DO लिख लो, या फिर एक और ट्रिक है, मुझे KTM 2 में DO ये याद रखना। KTM ड्यूक याद रख लेना, या फिर KTM 2 ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब K से क्या हो गया, K से आता है कंठ, T से क्या हो गया, T से आता है तालव्य, है ना, M से मूर्धन्य, D से दंत, O से ओष्ठ, है ना। अब आसान हो जाएगा, कचट तब इस तरीके से याद रखोगे ना। तो जितने भी ये हैं क ख ग घ अंग, इसका ये मतलब है कि इसको हम गले के माध्यम से उच्चारित करते हैं। जैसे आप इसको छू कर देखना, है ना, क ख
ग यहाँ पर कंपन आपको महसूस होगा, मतलब इसका हम कंठ का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपने इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये वाला ट्रिक याद रख लेना है ना। तो ये हो गया कंठ वाला मामला, ठीक है। आपको एक ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए जो ख है वो कंठ है, तालव्य है, फिर मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, फिर दंत के अंतर्गत आता है ना। तो इस तरीके से सब कुछ इस ट्रिक के माध्यम से आप प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने पेड क्लास ज्वाइन किया होगा तो सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कम से कम वीडियो देख के मत लिखो, वीडियो देख के आप सिर्फ समझिए। आपको पीडीएफ तो अलग से हम दे रहे हैं, तो आप पीडीएफ देख के अगर नोट्स बनाना है तो वहाँ से बना लीजिएगा, आप पहले समझिए, है ना। फिर अगला है आपका अंतःस्थ व्यंजन। ये क्या है अंतःस्थ व्यंजन? इन व्यंजनों को अंतःस्थ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है ना। अंतःस्थ मतलब बीच का मामला, फंसा हुआ मामला इस टाइप का हो गया, इसलिए इसको अंतःस्थ कहा जाता है। क्यों? स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति है। ये ध्वनियाँ ना तो पूरी तरह से स्वर होती है और न ही पूरी तरह से व्यंजन होता है। इसका उच्चारण स्वरों के समान होता है, लेकिन इन्हें व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। वास्तव में अर्धस्वर जो हम कहते हैं य और र, ये दोनों के बारे में ज़्यादा हम बात करते हैं। इसको पार्श्विक कहते हैं, ठीक है, और इसको लुंडित ऐसा कुछ कहते हैं ना। आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन य आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। खैर, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसको आगे तो मैंने स्लाइड में अटैच किया ही हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है और उसको और डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं और पाणिनि ने इसे यण भी कहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि यण का मतलब क्या होता है। तो यण का मतलब होता है य र ल व, ठीक है। ये जो अंतःस्थ है य र ल व, कितने हो गए टोटल? 4 ही तो है ना, य र ल व। इसी को हम यण भी कहते हैं और इसको किसने? पणिनि, जो हिंदी के रचयिता भी माना जाते हैं, हिंदी व्याकरण के। संस्कृत में आपने पणिनि का अष्टाध्यायी ऐसा कुछ कुछ पढ़ा होगा ना, तो वही जो पाणिनि है ना, कहीं पे पाणिनि लिख देते हैं, कहीं पणिनि, तो जो भी है इन्होंने इसको यण कहा है, ठीक है। तो य र ल और व, इस य र ल व में भी जो है कौन सा तालव्य आता है, तालु के माध्यम जिसको पुकारा जाए, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया केटीएम ड्यूक वाला है ना, इस सब में आपको ये सब कुछ व्यंजन का क्लियर हो गया कि कौन सा कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य है। लास्ट में सब कुछ पढ़ने के बाद है ना, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, जितने भी टोटल 52 वर्ण हैं उसमें से कौन सा कंठव्य के अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत आता है, वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी आप इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं या देख सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर अगला आपका ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा का विशेष महत्व होता है। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म हवा होता है। तो जब हम इसको पुकारते हैं तो उच्चारण करते समय एक तरीके का रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु उत्पन्न होता है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो कुल 4 तरह के ऊष्म व्यंजन है, 3 तरह के श ही हो गया। तो जब आप शक्कर के शाह, सरत्व के शाह और षटकोण के शाह ये जब बोलोगे है ना, तो ये 3 तरह के जब सा का उच्चारण करोगे तो एक गर्म वायु उत्पन्न होगा, ठीक है। अब उसको फील आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी हिंदी उतनी अच्छी रहती नहीं, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इसको हम ऊष्म कहते हैं। कैसे ध्यान में रख लोगे? देखिए, ऊष्म में इसके नाम में क्या है? षटकोण के शाह छिपा हुआ है। तो उस षटकोण के शाह से थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा कि षटकोण के श मतलब श और 3 तरीके के जो हमारे श है उसको हम ऊष्म कहते हैं, और एक ह याद रख लेना। तो इस तरीके से आज आप याद रख लेंगे ऊष्म, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उच्छिप्त, जिसको द्विगुण व्यंजन के नाम से भी कहा जाता है। ये मात्र 2 है, ड़, इसको ड़ बोलते हैं ना, सड़क, जैसे बीच में सड़क में ड़ हुआ, अब ढ, ये ढक्कन के ढ वाला हो गया है ना, इसको उच्छिप्त कहा जाता है। इसकी संख्या 2 है। इसको उच्छिप्त हम क्यों कहते हैं? जीभ का अगला भाग उलट कर मूर्धा को ऐसे, मतलब ढ़, जीभ को उलट कर ढ़ ऐसे पुकारते हैं इसको, है ना, इसलिए इसको द्विस्पृष्ट व्यंजन का भी इसको कहा जाता है, उच्चारण किया जाता है। ट वर्णी व्यंजन
ढ और ढ के बीच के नीचे बिंदु लगने से बनता है। ये बना कैसे है? ट से बना है, ऐसा कहा जा रहा है। शब्दों में इनका प्रयोग बीच में, अंत में होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो इसका प्रयोग हमेशा बीच और अंत में होगा, शुरुआत में कहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी अक्षर निकल जाते हैं ना, जैसे कोई नया बच्चा पैदा हुआ तो कुछ ऐसे अक्षर निकल जाता है जिससे हम शुरुआत से तो कोई शब्द बना ही नहीं सकते, फिर थक हार के उसका नाम कुछ और रखते हैं। तो कुछ यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जिसका प्रयोग आप शुरू में नहीं कर सकते। जैसे सड़क, बीच में आप लाओगे उसको, आप रख तो नहीं बोल सकते, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे उत्क्षिप्त व्यंजन कुछ ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम शुरुआत में नहीं करते। शब्दों के बीच में हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं? जैसे पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, सड़क। अंत में कैसे कर रहे हैं? बाढ़, आषाढ़, कड़ी, हथकड़ी, इस तरीके से हम कर रहे हैं। फिर अगला हो गया संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब ही हो गया दो से मिलकर बनेगा, है ना। इन वर्णों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है, तो इसको हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को क्या करते हैं हम? दो व्यंजनों के मेल से बनाते हैं। ठीक है, इसको संयुक्ता अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि दो से मिलकर ये बना है। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते। इसकी संख्या 4 है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसको कैसे याद रखेंगे? छत्री और या फिर ज्ञानी ऐसे करके, है ना, या फिर ऐसे। इसको अलग से कोई ट्रिक भी नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ध्यान में रखेंगे। एक तो आप क्षत्रिय, चलो इसको थोड़ा ट्रिक बनाते हैं। आपके लिए एक ट्रिक दिमाग में भी मेरा आ रहा है, इसको बनाते हैं। क्षत्रिय ज्ञान कहाँ ग्रहण करता है? आश्रम में ग्रहण करता है। तो छत्र, ज्ञ और श्र, क्षत्रिय ज्ञान आश्रम में ग्रहण करता है। ऐसा अगर हम बनाएं एक ट्रिक, तो छत्र, ज्ञ और श्र, ये चार जो है ये आपका क्या हो गया? संयुक्त वर्ण हो गया। अब किन किन वर्णों से ये मिलकर बना है, इसको आप, इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे छ है वो क और श से मिलकर बना है, लेकिन कौन से वाले श? षटकोण वाले श। ठीक है। त्र है जो त और र से बना है, तो ये आसानी से आप गेस कर लोगे। ज्ञ जो है वो ज और इ से बना है। स्र जो है श, षटकोण के श और र से बना है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? जैसे कुछ कुछ चीज़ों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके कर लिया करिए। इसको हम कैसे लिखते हैं? KSH ऐसे लिखते हैं ना इंग्लिश में। तो इस के से क्या बनता है? इस के से बनता है क, और SS से क्या बन जाता है? SS से बनता है श। लेकिन ये जो SH हम लगाते हैं विशेष रूप से सरोता के सामने तो सिंपल S लगाते हैं, विशेष रूप से षटकोण के श या सरोता के सामने नहीं लगाते, शक्कर के सामने लगाते हैं। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि ये है जो है सरोता के श वाला ही श है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों याद हो जाएगा किससे किससे बना है। इसी तरीके से अगर हम त्र लिखें तो ये जो टी है ये हो गया आपका त, और ये जो आर है वो आपका हो गया र। तो ये तो आसान था, त और र से बना है। ये जो ज्ञ है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो हो गया आपका जी से ज, है ना। लास्ट वाला ज्ञ वो य है, ज्ञ ज्ञ, इस तरह से ध्यान रख लेना, है ना। य है, य। और स्र भी आसान है। स्र आप कैसे लिखेंगे? तो ये जो SH है ये शक्कर के श वाला हो गया, और र से तो र हो गया। तो ध्यान देंगे, छ में जो श है वो षटकोण का वाला श है, स्र में जो श है वो ये वाला शक्कर के श वाला श है ना। तो इस तरीके से कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना है ये आप ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा। अर्धस्वर य और व, ठीक है। य और व को हम कहते हैं, मैंने यहाँ पर जो कुछ बताया था ना इसमें थोड़ा सा ये देखिए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आगे पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा था। इसको मैंने अलग से लिखा हुआ था, मुझे याद था, है ना, क्योंकि ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। अर्धस्वर य और व को हम कहते हैं प्रकंपित या फिर लुंडित र को कहते हैं, और पार्श्विक कहते हैं ल को,
और गृहीत ज और फ। अब ये जो ज और फ है, इस यहाँ पर ज में बिंदु, जैसे गज़ल वहाँ पे जो ज लगता है ना, तो ये वाला ज लगता है ना, फ। तो यहाँ पर भी ये जो डॉट जैसे लगा हुआ है, इसको कहते हैं हम गृहीत। पार्श्विक में आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, पार्श्विक के लास्ट में क है और इसमें ल, तो कल एक वर्ड ध्यान रखेंगे, के और एल, ट्रिक के और एल है ना, पार्श्विक क के बाद ल, कल से आप याद रख लेंगे, है ना। और प्रकंपित, इसमें आपको र याद रखना है और अर्धस्वर में य व, इस तरीके से। फिर अगला आपका अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण करते समय हवा का प्रवाह नाक और मुंह दोनों से होता है ना। अनुस्वार में हमने देखा था कि नाक से हवा निकलता है, अनुनासिक में क्या है? नाक और मुंह दोनों से निकलता है, और इसे चंद्र बिंदु लगाकर हम ऐसे लगाकर दर्शाते हैं। अनुसार जो आम हमने देखा था ना, उसमें सिर्फ बिंदु लगाते हैं, इसमें चंद्र बिंदु लगाते हैं। इसकी गिनती वर्णों में नहीं की जाती। इसका उदाहरण जैसे कि आँख, चांद, हंसी, यहाँ अ, आ और ई स्वरों के साथ अनुनासिक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अ, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्या है? आ है ना, और यहाँ पर हंसी में भी ई छुपा हुआ है। इन स्वरों के साथ इसका हम उपयोग करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। अनुस्वार जो है ये अनुनासिक व्यंजन इसको कहते हैं, और अनुनासिक को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक को अनुनासिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये स्वर को साथ ही प्रयोग होता है, और अनुस्वार जो है ये व्यंजन का रूप है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला आपका निर्नुनासिक। इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि नाक का उपयोग हम नहीं करते हैं, इसमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग करते हैं। इसका निर्नुनासिक का अर्थ ऐसा है, स्वर या ध्वनि है जिसमें नाक का उपयोग नहीं होता। ठीक है, इसमें नाक और मुंह दोनों का उपयोग होता है। इसमें निर्नु नासिक, नासिका का मतलब हो गया नाक, निर लिखा है मतलब नहीं, अनुनासिक है ना, तो अनु लिखा है मतलब हाँ, है ना, निर लिखा है मतलब नहीं, तो इसमें नाक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, है ना। ये ध्वनि केवल मुंह से उच्चारित होती है, इसमें अनुनासिकता, नाक से हवा का प्रवाह नहीं होता है। अनुनासिक शब्द और अनिर्नुनासिक शब्द आप देख सकते हैं, जैसे चांद है ना, और इसको आप यहाँ पर चाँद लिखा हुआ है, हंस, हंस लिखा हुआ है, गंगा, गगा लिखा हुआ है, पाँच, पाँच लिखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर आप नाक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पाँच, पाँच और पाँच आप खुद अनुभव कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं? नाक का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूँ ताकि आप एक ही सेकंड में गेस कर पाओगे कि क्या अल्प प्राण है, क्या अघोष सघोष है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, कचट तप याद रखना है आपको, क च ट तप, और ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क ख ग घ अंगा, च छ ज ज इया, ट ठ ड न, त थ द ध न और प फ ब भ म। ठीक है, ये लिखने के बाद ठीक है आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखते जाना है, मेरे साथ आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने तो लिखा हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, और इन दोनों को लिखेंगे अघोष, और इन तीनों को लिख देंगे सघोष, या फिर इसको घोष या सघोष एक ही चीज़ है, स लगा दिया उसमें तो घोष ही है, सघोष या घोष एक ही चीज़ है, और यहाँ पर अघोष। ठीक है, तो ध्यान कैसे रखेंगे, हमने अ से शुरू किया था, यहाँ पर अल्प प्राण है और यहाँ पर अघोष है, तो अ से शुरुआत किया था, है ना, अल्प प्राण, महाप्राण, और ये दोनों को हमने अघोष लिखा और इन तीनों को लिखा सघोष। इसका मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए च जो है अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है, तो आप बता सकते हैं अल्प प्राण है। बताइए ठ जो है आपका अघोष है कि सघोष है, तो आप बता सकते हैं अघोष है। मैंने अभी आपको पहले ट्रिक बता दिया। ठीक है, अब इन सब का मतलब बताऊंगा। ठीक, ट्रिक से हमको एक ही बार में समझ आ गया। कई बार हम क्या है बहुत डिटेल से भी नहीं पढ़ते, कोई मतलब नहीं है हमको जानकारी रखने का, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपली ये आता है ना कि इसमें से क्या अघोष है सघोष है, तो आपको ट्रिक से पता चल गया। अब हम बात करते हैं मतलब की चीज़, मतलब
इसका अर्थ समझेंगे और एकदम गहरे डिटेल से आ गया तो आप सब कुछ समझ जाए। आ गया अघोष क्या होता है, ठीक है, या फिर सघोष क्या होता है, तो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे पहला है घोष, इसी को हम कहते हैं सघोष, है ना। तो घोष सघोष एक ही चीज़ है। क्या है ये? घोष ध्वनियाँ वे जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ में कंपन होता है। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। एक होता है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और एक में हो जाएगा आपका अघोष में अलग मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्वनियाँ गूंजदार और कोमल होती है। और घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, ठीक है। अलग गया अघोष बन गया तो उसमें नहीं होगा, ठीक। घोष ध्वनि कौन कौन सी है? जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर, टोटल 11 स्वर, आ ई उ री ए ओ सब, सभी 11 स्वर। उसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्या, ये देखिए, तीसरा चौथा पांचवा, ट्रिक में एक ही बार में आपको बता दिया था, है ना। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतःस्थ, जिसको हम यण भी कहते हैं, य र ल व, ये होता है। इसके अलावा उष्म व्यंजन में केवल ह, या फिर डायरेक्ट ऐसे याद रख लेना, यर ल व ह, ये जो होता है वो घोष होता है, ठीक। अभी इस टेबल को आप देख लीजिए, जहाँ पर ये जो पहला चार्ट है उस पर तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो तीनों हैं, तीनों वाला ये क्या है आपका घोष है। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन में केवल ह, बाकी जो नहीं लिखा है ये सब क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएगा। ये सघोष मतलब घोष है ना। और सभी स्वर इस तरीके से सबको टोटल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 31 आएगा। आप करके भी देख सकते हो ना। आप ध्यान रखेंगे, जस्ट उल्टा करना है आपको। घोष 31 है, 31 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, ये होता है अघोष। तो अघोष कम है, ठीक है। अब यहाँ पर सभी स्वर याद रख लेना, घोष है। जितने भी बताया था मैंने संयुक्त, ये अपना स्पर्श व्यंजन में कि तीसरा चौथा पांचवा बता दिया था। इसके अलावा अंतःस्थ को आप कैसे याद रखोगे, और ह जो है ये घोष के अंतर्गत आता है, कैसे याद रखोगे, इसके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूँ। अंतःस्थ, इसमें का जो श है ना, अंतःस्थ इस वर्ड में एक जगह श यूज हुआ है, और ये जो श है आपका सघोष, स से क्या हो गया, सघोष, ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। और ह को कैसे याद रखोगे, ह घोष है, ह मतलब घोष है वाला वर्ड से घोष है, ऐसे ह याद रखोगे, है ना। अब ये ज़बरदस्ती बनाया हुआ ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने डिटेलिंग तो बना ही दी है। आगे आते हैं, अगला है अघोष। तो स्वर तंत्रियाँ में कंपन मैंने बता ही दिया था, उसका उल्टा होगा, नहीं होता है। अघोष ध्वनियाँ ये कम है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और मात्र 3 तरीके के श, ठीक है। तो अगर आप ऐसे माइंड में क्या करेंगे, अघोष और सघोष में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कम से कम जो कम वाला है उसको तो ध्यान रख सकते हो ना, ये 13 ही है। तो 3 तरीके के जो श है वो अघोष है, और पहला और दूसरा वर्ण जो हमने कचट तप वाला पढ़ा था ना, जिसमें क और ख आएगा, च और जैसे ये सब आएगा, ये सब ये अघोष है। ऐसे अगर हम 13 तो ऐसे ही याद कर लेंगे, उसके अलावा जो बाकी बचा वो सब कुछ घोष है। तो ऐसे कम वालों को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों हो गया, ये 3 प्रकार की जो श है ये हो गया। उसमें में ह नहीं है ना, हमने देखा था इससे पहले घोष है, ऐसे करके मैंने ट्रिक भी आपको बताया था। तो टोटल आप करेंगे तो 13 है ना। अघोष है 13, 13 का उल्टा है 31, वो है सघोष, ठीक। तो सघोष ज़्यादा है। घोष और अघोष में अंतर, ठीक है। अगर मैं सघोष कह देता हूँ तो आप समझिए वो घोष ही है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो घोष और सघोष में अघोष में अंतर क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अलग्य मतलब नहीं होता, है ना। ध्वनि का प्रकार इसमें कोमल और गुंजदार होता है, इसमें कठोर और तीव्र होता है। उदाहरण के लिए जितना भी मैंने आपको बताया था ये उदाहरण में दे दिया गया है। जैसे कि कोई शब्द के बारे में पूछ दिया जाए तो पहला वर्ड देख लेना, गगन, पहला वर्ड में क्या है, ग, तो ग किसके अंतर का आएगा, घोष है, तो ये घोष ध्वनि का उदाहरण हो गया। भगत है ना, भ आप देखेंगे तो भ किसके अंतर्गत आएगा,
तो इस हमारा घोष के अंदर की आ जाएगा, है ना। ज, पहला वर्ड ज हो गया, तो ज किसके अंदर आएगा, सघोष के अंतर्गत आएगा। तो ये सब घोष के उदाहरण हो गया। अघोष ध्वनि के उदाहरण, तो यहाँ पर क लिखा हुआ है, पहला वर्ड देखो कक्षा, तो ये अघोष आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण, यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा होगा एक प्राण वायु, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं प्राण वायु, तो उस प्राण वायु को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और ये समझ में आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, इसको हम प्राण वायु भी कहते हैं, की मात्रा कम निकले, तो प्राण का प्राण हो गया, कम का मतलब होता है अल्प, तो ये हो गया अल्प प्राण। इन दोनों को जोड़ के ही बनाया गया। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब प्राण वायु, श्वास वायु, तो जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकले वो होता है अल्प प्राण, और कुछ नहीं इसमें, है ना। अल्प प्राण ध्वनियां वे होती है जिनके उच्चारण में कम मात्रा में वायु निकलती है, इन्हें बिना अधिक जोर लगाए उच्चारित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अल्प प्राण। इनके उच्चारण में हकार की ध्वनि न के बराबर या फिर नहीं निकलता, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो मैंने आपको बताया था ना ट्रिक, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण ऐसे लिखते जाना। तो ये हो गया आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अंतःस्थ, ये भी आपका अल्प प्राण में आता है। तो अ से अंतःस्थ, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, अ से अंतःस्थ और अ से ही होता है अल्प प्राण, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अंतःस्थ, अ से अंतःस्थ, अ से अल्प प्राण, और ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गया आपका अल्प प्राण। बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण के बारे में पढ़ते हैं। महाप्राण, इसका उल्टा, उच्चारण में अधिक मात्रा में वायु निकलेगा। ठीक है, तो प्राण और अधिक को हम क्या क्या कहते थे, महा, तो इससे बन गया महाप्राण। ठीक है, उच्चारण में हकार की ध्वनि उसमें नहीं निकलती, अल्प मात्रा, तो हकार की ध्वनि नहीं निकलेगा। ज्यादा मतलब ध्वनि निकल जाएगा, ऐसे याद रख लेना है ना। प्रत्येक वर्ण का दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन, उष्म में जो म लिखा हुआ है ना लास्ट में, उसे म से महाप्राण, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दूसरा और चौथा और ये उष्म व्यंजन, ये हो जाता है आपका महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर हमने देखा। वायु का प्रवाह अल्प मतलब कम होगा, महा मतलब अधिक होगा। ठीक है, ये दोनों उच्चारण में बल, अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक, बस कुछ है नहीं इसमें। शब्द भी आप पहले वर्ड से गेस कर सकते हो, जैसे कि अघोष सघोष में आपने गेस किया था। ठीक, फिर अगला आपका स्वराघात क्या होता है, बलाघात क्या होता है, ये सब कुछ देखते हैं। तो स्वराघात क्या होता है, शब्दों का उच्चारण करते समय जब किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाए तो उसे स्वराघात कहते हैं। किसी वर्ण पर, वर्ण की बात किया जा रहा है ना। जैसे भारत में, भारत, जब हम भारत ऐसे बुलाते हैं तो भा पर स्वराघात है, इस पे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं। भरत ऐसे नहीं बोलते, भारत, है ना। पानी तो हम ज़्यादा फोकस किस में कर रहे हैं, वो आपका स्वरा आघात हो गया, जिस पे आघात मार रहे हो ज़्यादा, उसमें फोकस कर रहे हो, है ना। फिर उसी तरीके से हो गया बलाघात। बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है। यहाँ पर हम वर्ण में देख रहे थे, यहाँ हम शब्द में देखेंगे। जैसे मैंने तुमसे बात की थी, किससे, तुमसे, तो आप एक क्वेश्चन निकालोगे ना, किससे, क्यों, तो उसका आंसर निकल जाएगा। तो बलाघात में यहाँ पर तुमसे, तो यहाँ तुमसे पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसी तरीके से एक अनुतान भी आप याद रख सकते हैं। अनुतान किसे कहते हैं, तो उच्चारण के आरोह अवरोह मतलब उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। बस इतना याद रखना, इसमें उच्चारण के उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। स्वराघात और बलाघात का अंतर भी देख लेते हैं। स्वराघात शब्दों के किसी अक्षर पर हम जोर लगाते हैं, वाक्य या किसी शब्द पर जोर लगाते हैं। उपयोग उच्चारण को प्रभावित करता है ना। जैसे मैं भारत को भरत बोल दूंगा तो उच्चारण को प्रभावित कर देगा ना, और अर्थ, भावना को, अर्थ या फिर भावना को प्रभावित कर देगा ये। ठीक है, अगर हम देखेंगे मैंने तुमसे बात की तो ये पूरे भावना को ही प्रभावित कर देगा। उदाहरण दोनों का मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया। मैंने ये KTM 2 वाला भी आपको समझा दिया था। तो KTM 2 वाला में हमने सिर्फ स्पर्श व्यंजन को समझा था,
क ख ग घ अंग ये सब वाला को समझाता है ना। कंठव्य कौन से अंतर्गत आएगा, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, औष्ठव्य, ये सब किसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर ये जो हम पढ़े ना, उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण, मतलब किसको हम उच्चारित कंठ के माध्यम से करते हैं उसको हम कंठी वर्ण कहते हैं, ताली वर्ण किसको कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण किसको कहते हैं। तो पहला में जैसे लिखा हुआ है कंठ वर्ण जो है अ से आ लेकर क वर्ग और ह और विसर्ग, है ना। मतलब ये तो हमने देख लिया था ट्रिक से। इसके अलावा जो है ह को भी दिया गया है, अ और आ भी दिया गया है ना। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए भी ट्रिक है। ये तो आपको मैंने डायरेक्ट बता दिया था, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बना देना, AUS लिखते ना ऑस्ट्रेलिया। तो ए से हो जाएगा अंतःस्थ, यू से हो जाएगा उष्ण, है ना, और एस से हो जाएगा स्वर। इतना याद रखना। उसके बाद क्या करना, यहाँ पर एक स्लॉट छोड़ के अंतःस्थ हम कैसे लिखेंगे, य र ल, है ना, य र ल ऐसे लिखना है यहाँ पर, य र ल ऐसे लिखना है। और यहाँ पर भी हमने एक स्लॉट छोड़ के शुरुआत यहाँ से करेंगे। 3 प्रकार के जो श है, श श श, और ह को इसके ऊपर लिख देंगे। यहाँ से शुरुआत करके लास्ट में ह को लिखा। और यहाँ पर स्वर कैसे करेंगे, दो दो तरीके से बांटेंगे, आ ई री, और यहाँ पर कुछ नहीं, और यहाँ पर लास्ट में ऊ, ठीक है। और बचा जो ए है, आ और ई से ही मिल के बनता है ना, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को लिखोगे तो यहाँ पर व लिख देना। और ओ कैसे बनता है, अ और ऊ से मिलकर बनता है, तो ओ और ओ हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा पूरा आपको बनाना है जैसा मैंने आपको बनाया है। इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको डायरेक्ट ये पूछ दिया जाए कि बताइए जो श है वो कौन से वर्ण के अंतर्गत आता है। मतलब श जो है आपका तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे थोड़ा ध्यान में रख लेंगे तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे आपका सब कुछ यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा टॉपिक है आज हमने कवर किया हो।